बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर के चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, क्लास 10th केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर क्लास एटमॉस्फेयर का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आज के इस आखिरी लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हम हल करेंगे। लेट स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। The mesosphere contains the same of gases as in near the earth crust। कहते हैं मीजोस्फीयर में जो गैसेस है और जमीन अर्थ क्रस्ट के पास जो एटमॉस्फेयर है जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, इसमें गैसेस और मीजोस्फीयर में जो गैसेस है ये कैसे है। तो ये आपके किताब के मुताबिक ये जो खाली जगह लिया है पेज नंबर 131 पे लिखा गया है, तो उसके मुताबिक मैं ये खाली जगह भरता हूँ। आपके किताब में ये लिखा गया है, चूंकि एग्जाम में फिर आपने किताब वाले लिखने हैं, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू है, लेकिन जैसे आपके किताब में है वैसे मैं हल कर रहा हूँ। पेज नंबर 131 131 पे आखिरी लाइन है, वहां पर लिखा है कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ गैसेस। तो ये इनके मुताबिक क्या है, अमाउंट इधर आपने लिखना है, अमाउंट। अर्थ क्रस्ट में गैसेस की वही अमाउंट है, ये टी है। जो मीजोस्फीयर में है वही जो है आपके लोअर ट्रोपोस्फीयर में है। तो ये किताब में पेज नंबर 131 का लास्ट जुमला है, ये वही रेफरेंस में कोट करता हूँ। दूसरा क्या है, थर्मोस्फीयर इज द लेयर हैविंग टेम्परेचर। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर है। तो जो सबसे ऊपर है वो क्या है, थर्मोस्फीयर है, जहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है तो उस रीजन में टेम्परेचर क्या होती है, हाई होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थर्मोस्फीयर इज द लेयर हैविंग हायर टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर बाकी लेयर्स की निस्बत क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स डिकम्पोज बाय। हम पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बायो मीन्स जिंदा चीज़ों से टूटने वाले पोल्यूटेंट्स। तो जो मुख्तलिफ नेचुरल प्रोसेसेस है, तो इसके खाली जगह को भरने के लिए आप क्या लिखेंगे, नेचुरल प्रोसेसेस। मुख्तलिफ नेचुरल प्रोसेसेस से क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो डिकम्पोज होते हैं, वो तेलील हो जाते हैं। ठीक। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम। ओजोन डिप्लेशन का टॉपिक हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ओजोन का बुनियादी फंक्शन क्या है, सूरज से आने वाले खतरनाक यूवी रेडिएशन से जमीन को प्रोटेक्ट करना है। तो इस यहाँ पर क्या आएगा, यूवी रेडिएशंस यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। नेक्स्ट क्या है, द ओजोन डिफ्लेशन इज कास्ड प्राइमरली बाय। ये जो ओजोन की डिप्लेशन होती है ये इब्तिदाई तौर पर यानी सबसे पहले किस चीज से ये डिप्लेट होता है, ओजोन में ओल पैदा हो जाता है, ओजोन के मॉलिक्यूल टूटते हैं। हम ओजोन डिप्लेशन के टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं। तो ये इसके लिए सबसे जो अहम है प्राइमरी चीज है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको शॉर्ट क्या कहते हैं, CFCs कहते हैं। तो ये हो गए 5 फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्या है, द एसिड रेन एज ए pH। हम एसिड रेन पे भी तफसील से बात कर चुके हैं। वैसे नॉर्मल वाटर की 7 होती है pH और रेन वाटर की उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक।
जबकि एसिड रेन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं, आपके किताब के मुताबिक मैं उसी तरह भरता हूँ, ठीक। वैसे कुछ लिटरेचर में 4 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक कि ये क्या है, लेस द एसिड रेन एज ए पीएच लेस देन 5.6। इस पीएच से नीचे जो रेन होता है वो एसिड रेन है। ये आपके किताब के टेक्स्ट में मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्मोग इज द कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ। स्मोग क्या होता है, स्मोग असल में एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है किस चीज का, धुआं स्मोक और फॉग का। किस चीज का, स्मोक और धुंध, ये दो चीजें मिलते हैं, स्मोक और फोग, धुआं और धुंध, ये आपस में मिलते हैं, इनसे क्या बनता है, स्मोक बनता है, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया स्मोक। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ दिस एंड दिस आर द मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जब हम मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो कहते हैं ये जो दो ऑक्साइड्स हैं ये अहम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। तो किस किस के हैं, मैं इधर लिखता हूं, सल्फर एंड नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो क्या है, वो मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट क्या है, द टेम्परेचर ऑफ मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का जो टेम्परेचर है उसका रेंज कितना है, हमने आपके साथ अब तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है जिसको 4 लेयर्स में हम तकसीम हमने किया है, ट्रोपोस्फेयर है, मीजो स्टेटोस्फेयर है, फिर मीजो है, फिर थर्मोस्फेयर है। हम बात कर चुके हैं कि जैसे हम ऊपर जाते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है तो प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। लेकिन जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं वो ऐसा नहीं है, कहीं पे बढ़ता है कहीं पे कम होता है, तो कहीं पे बढ़ता है कहीं कम होता है। तो इस बुनियाद पर एटमॉस्फेयर को हमने 4 लेयर्स में तकसीम किया था, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर कहते हैं। तो ये जो स्फीयर है जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं, यहां पर टेम्परेचर का रेंज क्या है, टेम्परेचर मीजोस्फीयर का क्या है, वो -80 डिग्री से लेकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये जो टेम्परेचर का एरिया है, टेम्परेचर जोन है, ये किसका है, ये मीजोस्फीयर में इतना टेम्परेचर रहता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये क्या है, मीजोस्फीयर का टेम्परेचर रेंज है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में परसेंटेज कितना है, तो दूसरा है, मैं नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ये है तकरीबन 20.95% एज पर द टेक्स्ट ऑफ योर बुक, ठीक। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है, 20.95%। तो ये हो गया हमारे साथ फिल इन द ब्लैंक्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 एटमॉस्फेयर के चैप्टर का। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये हर सवाल के 4 जवाब दिए हैं, MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर सवाल के मुमकिन 4 जवाब दिए, उसमें आपने सही जवाब को मुंतखब करना है, ठीक। तो बहरहाल क्या है, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑक्सीजन, कितना है, यहाँ पर इशारे नहीं दिए हैं, 20% है, 21% है, 78% है, 0.04% है। तो 78% तो आपको होता है वो किसका है, नाइट्रोजन का है, जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में। ये किसका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब रह गया 20 और 21, अभी अभी हमने बात की फिल इन द ब्लैंक्स में, 20.95, तो वो तकरीबन है 21%। तो दुरुस्त जवाब आपका क्या है, बी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तकरीबन 21% मौजूद है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपसे बात की है कि जो सबसे नीचे वाला लेयर है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर
मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर जो नजदीक है, जमीन के नजदीक है। द ट्रोपोस्फीयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट एग्जिस्ट एट अपर मोस्ट लेवल, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, दरमियान में, इन चारों में कोई नहीं, इन तीनों में। तो ये आपको बताया कि ट्रोपोस्फीयर बिल्कुल अर्थ क्रस्ट के पास होता है, तो ये लोअर मोस्ट लेवल है, ठीक, सबसे जो नीचे है। अमोंग फॉलोइंग द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं, दूसरे चीजें मिलके बाद में एक और पोल्यूटेंट बनाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाके खुद एज ए पोल्यूटेंट जो काम करते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, यस इट इज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। CFCs भी क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों है, लिहाजा सही जवाब आपका क्या है, ऑल ऑफ द अबव। पोल्यूटेंट्स पे हमारा एक लेक्चर मौजूद है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अच्छा, द मेन काज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन किन की वजह से होता है, जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड हो, जब हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, जब एटमॉस्फेयर में यही दोनों हो, ओजोन और स्मोक की वजह से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मौजूदगी हवा में, वो किस चीज का सबब बनता है, एसिड रेन की वजह, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉजिंग द टेम्परेचर चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, तब्दीली तो आती है। तो वो कैसी तब्दीली है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कुछ नहीं होता है टेम्परेचर को। तो ग्रीन हाउस में क्या होते हैं, रेडिएशंस आते हैं, जमीन से स्ट्राइक होते हैं, वापस जब जाते हैं तो गैसेस उस रेडिएशन को क्या करते हैं, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं डेफिनेटली टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो सही ऑप्शन आपके पास ये, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक इज दी, प्लास्टिक क्या है हमारे साथ, बायोडिग्रेडेबल। क्या प्लास्टिक थैलील हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस से, प्राइमरी पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट तो है, ये भी एक इशू है, लेकिन यहाँ पर ये जो राइटर है वो ये चाहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो प्लास्टिक जो है वो जहाँ पे भी होता है वो है पोल्यूटेंट है, वाटर पोल्यूशन का। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, यानी ये आसानी से नेचुरल प्रोसेसेस से थैलील नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये होगी हमारे साथ। नेक्स्ट, थर्मोस्फीयर लेयर लास्ट्स अप टू एल्टीट्यूड ऑफ, देखो नीचे ट्रोपो है, फिर सेटो है, फिर मीजो है, सबसे ऊपर क्या है, वो थर्मोस्फीयर है। इसका अल्टीट्यूड कहते हैं, ये 100 से 350 किलोमीटर है, 50 से 100 किलोमीटर है, 100 से 150 है, 5 से 100 है। ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, कुछ बुक्स में कुछ वैल्यू दिए हैं, कहीं पर कुछ दिया है। बहरहाल आपके बुक के मुताबिक ये जो है 100 से 150 किलोमीटर जो है वो थर्मोस्फीयर जमीन से ऊपर है, ठीक। कहीं पर 90 से स्टार्ट किया ये वैल्यू, तो कहीं से 100 से स्टार्ट किया है, ठीक। तो थर्मोस्फीयर सबसे ऊपर वाला स्फीयर है। अच्छा, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स, ओजोन लेयर रोकता है क्या, द लाइट दैट कोलाइड्स फ्रॉम द सन, the heat energy that comes from the sun, the ultraviolet rays that come from the sun and stars, the heat energy that escapes from the earth। तो इसका सही जवाब, the ultraviolet rays that come from sun, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं उसको रोकता है ओजोन लेयर, ठीक। अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड ये MCQs है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये चेक करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन ये 2 है यहाँ पर। द परसेंटेज ऑफ कार्बन, MCQ से आपकी किताब में, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, तो ये 25% है, 21 है, 78 है। 78 तो नाइट्रोजन है, 21 क्या है,
ऑक्सीजन है। तो ये दो आप कंबाइन करें, कॉमन सेंस से को भी इस्तेमाल करें। 99 तो यहाँ पूरे हो गए, तो रह गया ये 0.04% है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ O2 इन दी थर्मोस्फीयर इज, ये आपकी किताब में दिया है कि जब आप ऊपर जाते हैं थर्मोस्फीयर में, हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो एक स्टेज आता है ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल 78% तो नाइट्रोजन की परसेंट है, 21% तो आम ट्रोपोस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन है। ये बहुत ऊपर है, कहते हैं 0% है या 4% है। बड़ा कंफ्यूजिंग MCQs है। तो इतना ऊपर जाके 150 किलोमीटर पर ऑलमोस्ट ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है, 4% भी नहीं रहती है। वहाँ पर तो गैसेस के कुछ एटम्स रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका सही जवाब 0% ही आप समझ लें। बहरहाल इसमें गुंजाइश है। ठीक, तो ये हमारे साथ MCQs हो गए। नाउ वी विल गो टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रीजंस। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन हर चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए हैं। मेरी भी ये कोशिश है कि फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके साथ इनके जवाब शेयर करो। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है या शॉर्ट क्वेश्चंस है उनके जवाब स्ट्रेट अवे टेक्स्ट में मौजूद है, आपकी किताब में मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं। जो नई है या जो मुश्किल है वो मैं शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, कहते हैं स्मोक इज प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन विंटर सीजन। मौसम सरमा में स्मोक बनता है, क्या वजह है, रीजन। तो पहली बात तो ये कि स्मोक है क्या। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। धुंध और धुआं। धुआं जो है वो गाड़ियों से भी निकलती है, इंडस्ट्री से भी है, डोमेस्टिक प्रोसेसेस से भी है। तो जो स्मोक निकलता है और इधर से फॉग, फॉग कहते हैं धुंध को। धुंध हमारे इलाके में तो इतना नहीं बनता है, बहरहाल पंजाब में बहुत ज्यादा धुंध होता है, खासकर सुबह के वक्त के शाम के वक्त। ठीक, तो फॉग जो है धुंध बनता है सर्दियों में, विंटर मौसम में, इसलिए स्मोक भी विंटर ही में बनेगा। तो कहते हैं एज फॉग इज प्रोड्यूस इन विंटर, मौसम सरमा में ये धुंध पैदा होता है, विच कंबाइंस विद स्मोक, जो कि फिर धुओं के साथ मिल जाता है, जिससे फिर बाद में क्या बन जाती है, स्मोक बन जाता है। यानी स्मोक जमा फॉग, इनसे बनता है स्मोक। स्मोक प्लस फॉग बराबर है स्मोक। ठीक, तो ये होता है विंटर में, ये स्मोक भी बनता है और फॉग भी बनता है। ठीक, क्योंकि धुंध जो है वो सर्दियों में वाटर मॉइस्चर वगैरह से बन जाता है। ठीक, बहरहाल आपके क्लास 10 के तक की सवाल का इतना ही जवाब काफी है। ओजोन लेयर के बारे में नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कहते हैं ओजोन पोल्यूटेंट है लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी भी है। एक तरफ तो बहुत जरूरी है ओजोन और दूसरी तरफ ये पोल्यूटेंट भी है। आप इसको कैसे देखते हैं। अब क्या लिखा है, ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हमने ओजोन डिप्लेशन के टॉपिक में इस पे तफसील से बात की है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। वहाँ इसका जो मेन फंक्शन है, जो यूजफुल फंक्शन है वो क्या है, जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं सूरज से उसको ओजोन क्या कर लेता है, रोक लेता है। वो कैंसर काजिंग है, यूवी रेडिएशंस वो बड़े खतरनाक है। तो इस वजह से ये ओजोन का फायदा है। लेकिन ओजोन अपने जगह पे ही ठीक है, जब ये नीचे आ जाता है तो फिर ये मतलब अगर ये ट्रोपोस्फेयर में आता है या लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाता है, अर्थ क्रस्ट के नजदीक आता है, तो फिर ये पॉइजनस है, जिसके साथ भी ये कांटेक्ट में आ जाए। यही ओजोन जो ऊपर सुदमन था ना, और साथ ही साथ ये क्या है, पोल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैस के तौर पे भी किरदार अदा करता है। देखो, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम
हार्मफुल यूवी रेडिएशन, नुकसानदायक यूवी रेडिएशन से ये रोकता है। एट ग्राउंड लेवल, जब ये नजदीक आ जाए जमीन में, इट इज पॉइजनस, ये खतरनाक है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर ये लिविंग के लिए क्या है, ये जहरीली गैस है। इट आल्सो एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस इन द लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर में ये बतौर ग्रीन हाउस गैस भी किरदार अदा करता है, ठीक। और फिर क्या करता है, जब ये पोल्यूटेंट बन गया, ग्रीन हाउस बन गया, तो फिर ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर लेता है, ठीक। तो ये ओजोन लेयर अपनी जगह पे तो यूजफुल है, लेकिन जब ये नीचे आता है तो ये पोल्यूटेंट बन जाता है, ठीक। वजह ये है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 0.04% है, ठीक। और ये एक नेचुरल साइकिल है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल इसको एक्सेल करते हैं, ठीक। और पौधे इसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक साइकिल चलता है, यहाँ से एक्सेल होता है, ये चला जाता है फोटोसिंथेसिस के अमल में, पौधे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन बात यह कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अपनी लिमिट से, जो एक लिमिट है 0.04%, इससे बढ़ जाता है तो ये फिर पोल्यूटेंट बन जाता है। ये पोल्यूटेंट होता है, ये ग्रीन हाउस गैस के तौर पे किरदार अदा करता है। जब ये ग्रीन हाउस गैस, तो फिर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और रिजल्टेंटली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को खास करता है। तो ये एक लिमिट में, सही लिमिट को जब ये क्रॉस करता है तो फिर ये पोल्यूटेंट बनता है। देखो क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.04%, विच इज वेरी इसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स, बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली फॉर द रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, खासकर पौधों की रिस्पायरेशन के अमल में ये इनहेल करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज पैदा करता है वाटर के साथ मिलके ना। When its ये तो इसके फायदे होंगे। नुकसान क्या है, When its concentration exceeds the limit, जब ये अपने लिमिट को एक्सीड करता है एटमॉस्फेयर में, इट एक्ट्स एज ग्रीन हाउस गैस, फिर ये ग्रीन हाउस गैस का किरदार अदा करता है और बतौर पोल्यूटेंट ये बिहेव करता है। बात समझ आई? तो ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट, और साथ ही साथ वो कितना इसेंशियल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहां से पढ़ते हैं, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू फिल द होल इन ओजोन लेयर। अब ओजोन में हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम जो मुख्तलिफ टॉक्सिक केमिकल्स एटमॉस्फेयर में बेचते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ये चले जाते हैं। दूसरे जो जहरीली मवाद जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में, ये ओजोन लेयर में को डिप्लीट करता है, उसको नरम करता है और उसमें सुराख इन्होंने खास किया है बल्कि। तो ये तो बड़ा खतरनाक काम है, ठीक। अब सवाल ये है कि कौन से इकदाम हमें करने चाहिए। हमें तो ये इकदाम करने चाहिए ताकि हम जहरीली गैसेस एटमॉस्फेयर में कम से कम भेजें। तो ये तो एक बहुत लेंथी सवाल है, मुख्तसरन आपने ये लिखना है कि हम जो घरों में हमारी जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस की वजह से, कामों की वजह से हमारे घरों से धुआं निकलता है, उसमें भी जहरीली गैसें जाती है। गाड़ियाँ रोडों पे चलते हैं तो उसमें भी बहुत सारी जहरीली गैसें जाते हैं। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से भी जाते हैं। फ्रिज में यह जो बतौर रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होता है, ये भी बड़ा ख़तरनाक पोल्यूटेंट है। हमारी एक्टिविटीज़ यानी चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे घरेलू हो, चाहे कारखानों की सतह पर हो या गाड़ियों की चलाने की वजह से हो, तो जहरीली हमें इनको कम से कम करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को, और हमें इनको क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए जहां हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी ग्रीन केमिस्ट्री की कंसेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें कम से कम पोल्यूटेंट जो है माहौल में चले जाए, ताकि हमारा ओजोन और हमारा एटमॉस्फेयर, ओजोन में पूछ रहे, एटमॉस्फेयर साफ रहे। तो यहाँ पर मुख्तसर जवाब आपके लिए लिखा है, वी शुड अवॉइड, हमें
क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। द यूजेज ऑफ ऑल दोज इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक ऑपरेशन, वो तमाम घरेलू और सनती काम जो ऑपरेशन हम करते हैं जिससे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, खासकर CFCs जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बड़ा खतरनाक है ओजोन को तोड़ने में। that results in the deflation of ozone layer, हमें वो तमाम एक्टिविटीज तर्क करने चाहिए या उन्हें कम से कम करना चाहिए जो जिससे खतरनाक केमिकल्स निकलते हो, और वो खतरनाक केमिकल्स फिर क्या हो, ओजोन की डिप्लीशन, ओजोन के तोड़ने का सबब बनते हो, डिकम्पोजिशन का। ठीक, तो ये हमारे साथ हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे काज होता है। ग्लोबल वार्मिंग पे हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से। तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग पे भी हमने बात की है। तो बहरहाल आपको पता है कि जब एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स आते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये जब पोल्यूटेंट्स आते हैं, ये पोल्यूटेंट्स ज़मीन से रिफ्लेक्ट होने वाले हरारत को अपने अंदर जज़ब करते हैं। जब ये जज़ब करते हैं तो रिजल्टेंटली ज़मीन का एटमॉस्फेयर और माहौल क्या हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जब वो टेम्परेचर बढ़ता है तो इस वजह से ज़मीन की कुरा की जो क्या है वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं पूरे अर्थ पे तो फिर वो क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, ये CH4 है, मीथेन है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के जो 2 ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, इसके अलावा ओजोन खुद भी है, वाटर वेपर्स ये भी है इन द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये क्या करते हैं, रिजल्ट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, विच मेक्स द अर्थ इन्वायरमेंट वार्म, जो ज़मीन की माहौल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फिर पूरा ग्लोब जो है इन गैसेस की मौजूदगी की वजह से जब ये हीट जज़ब करते हैं तो पूरा ग्लोब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये है हमारे साथ 5 क्वेश्चन रीजनिंग वाले। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन स्टेट हमें आपकी किताब में मौजूद है, वहाँ से भी आप हल कर सकते हैं और आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। तो ये हुआ इसके साथ, इस एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर नंबर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर का चैप्टर मुकम्मल हुआ। आज के चैप्टर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हल किए। तो नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।